ये लार्सन एंड टूर्बो एलएनटी से 2,94,00,000 रुपए लिए, गेंजेट से 2,31,00,000, ऐसे से अनेक, यूपीएल से पैसे लिए, के रहेजा प्राइवेट लिमिटेड से 1,77,05,323 रुपए लिए, मूनसर फायर प्रोटेक्शन से पैसे लिए, एसडी कॉर्पोरेशन की बात की गई, इंडिया बुल रियल एस्टेट कंपनी की बात की गई, यूपीएल लिमिटेड, विंसर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, पलेसियो होटल्स लेजर्स लिमिटेड, सनड्यू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, जीजाप्लेक्स स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, सेफेस्ट एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, रिवर व्यू प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ओमकार रियलिटर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विश्वरूप स्टेट्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, वाधवा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ब्लूम पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रोंटो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड, सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट्रमा सर्च, एचबीएस व्यू प्राइवेट लिमिटेड, श्रीवर्धन इन्वेस्टमेंट्स, विजय एसोसिएट्स वाधवा, कॉवेंट्री प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, रुस्तम जी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, नीलकमल रियलिटर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ALIFL इंटरप्राइजेज, ब्लूम पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश वर्षी इंटरप्राइजेज। ऐसे करते करते संजय राउत जी ने ये जो पूरा आरोप लगाया, ये पूरा आरोप 160 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने पत्र में नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा कि 160 करोड़ रुपया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के नाम पर जीतू नवलानी ने लोगों से लिया। मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट ऐसा मानना है कि अगर ये आरोप सच्चे हैं और ये आरोप सही है, तो संजय राउत जी ने ये पूरे जो आरोप लगाए और उन्होंने बताया उनके पास और भी बहुत सी जानकारी है जो वो सही समय पर बताएंगे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ये आरोपों का पत्र उन्होंने मुंबई में EOW डिपार्टमेंट में लिखा। राउत साहब पिछले 18 वर्षों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुंबई के दूसरे अरविंद सावंत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ बैठे थे। कोई भी सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी के ऊपर आरोप करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट नहीं होता, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता है, और सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी का जुडिक्शन CBI आता है, ना कि मुंबई पुलिस आता है। तो उन्होंने EOW में ये जो जांच की बात कही और लेटर लिखा, तो या तो ये सलीम जावेद की स्टोरी है कि वो EOW में ये जांच का हवाला देकर ये सब डेवलपर्स और बिल्डर्स को डराने का काम कर रहे हैं। अगर वो कहीं भी सीरियस होते कि सीरियस नोट के ऊपर ये सब जितने आरोप लगाए हैं ये आरोप सच्चे हैं, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट CBI की वो मांग करते कि नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इसकी CBI की जांच करे, ना कि मुंबई का EOW डिपार्टमेंट जांच करे। और सबसे बड़ा विषय ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसका रीअमेंडमेंट 2018 में हुआ और जो लागू है, देश में करप्शन देना और करप्शन लेना दोनों गुनहगार होते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जिन लोगों के नाम उन्होंने 160 करोड़ रुपए देने की बात की, ये सब लोगों ने भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन किया। ये सब लोगों के ऊपर भी FIR CBI में दर्ज होनी चाहिए। सिर्फ ED अधिकारियों के अननोन लोगों के नाम बताकर उन्होंने, या तो ये सलीम जावेद की एक स्टोरी, खुद को फंसता देखकर खुद के भ्रष्टाचार जिस हिसाब से उनके उजागर हुए, तो उन्होंने एक सलीम जावेद की स्टोरी बनके डाइल्यूट करने का काम किया, विक्टिम कार्ड खेलने का काम किया। अगर उनके पत्र में ये गहराई है, तो मैं संजय राउत जी से डिमांड करूंगा कि ये पत्र उनको CBI मुंबई को लिखना चाहिए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। ये मुंबई की घटना है और CBI को इसमें जितने डेवलपर्स का नाम लिखा है उन सबको एक्यूज बनाना चाहिए, साथ ही साथ अननोन ऑफिसर्स को एक्यूज बनाना चाहिए, और जो फ्रंटमैन है जीतू नवलानी, उनको भी एक्यूज बनाना चाहिए। आज जिस हिसाब से इतने बड़े बड़े लोगों का नाम संजय राउत जी ने आरोप लगाया, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप संजय राउत ने लगाए हैं और शिवसेना भवन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाए हैं। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है
कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी की भी सहमति थी। ये पत्र जब उन्होंने जाहिर किया, आरोप जो लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति थी। मुंबई में, महाराष्ट्र में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एफआईआर करने के लिए बैन किया गया। और जब मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सीबीआई को लिखना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए और रिश्वत देने वाले, रिश्वत लेने वाले और उनके फ्रंटमैन, इन सबकी जांच बहुत ही हाई स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने इसमें जो जांच की मांग की, रिटायर्ड जज और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की बात की, कोई भी एक ऑफिसर और रिटायर्ड जज इसकी जांच करे। मुझे लगता है या तो ये पत्र में कोई सच्चाई नहीं है, उन्होंने ये गिमिक खेला, और ये गिमिक खेला खुद को फंसता देखकर, ये एक रीजन हो सकता है। नहीं तो जिस हिसाब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इतने बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, मेरा ऐसा मानना है कि कितने लोगों के ऊपर तो इसमें ईडी के केसेस भी नहीं है, और जिन लोगों के ऊपर उन्होंने इसमें दावे किए रिश्वत देने के, उसमें तो बहुत से लोग जेल में हैं ईडी के केसेस में, जैसे दीवान डीएचएफएल वाले, ओमकार रियलिटर्स, एचडीआईएल, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई और आज वो लोग जेल में हैं। बाकी लोगों के नाम जोड़कर क्या ये कोई नया तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट या वसूली का रैकेट संजय राउत महाराष्ट्र में चालू कर रहे हैं? मेरा ये सवाल संजय राउत जी से है। इतने बड़े बड़े लोगों का नाम डालकर, इतने बड़े बड़े लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम डालकर, अगर वो आरोपी नहीं है तो क्या डरा कर ये कोई नया एक्सटॉर्शन रैकेट की शुरुआत संजय राउत जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं क्या? ये प्रश्न एक खड़ा होता है उनके लेटर के ऊपर। और ये लेटर में अगर 1 रुपए की भी सच्चाई है, ये लेटर 18 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके साथ 10 साल पिछले दूसरा टर्म हो गया, अरविंद सावंत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये इतने बड़े आरोप लगाने के बाद क्यों उन्होंने सीबीआई की मांग इसमें नहीं की? क्यों इसमें उन्होंने, चलिए महाराष्ट्र में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने इसकी मांग नहीं की, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में ये भेजकर ये सिर्फ एक पब्लिक गिमिक और खुद के भ्रष्टाचार में संजय राउत जी फंसता देखकर एजेंसीज को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना, सेम जिस तरह से नवाब मलिक ने आर्यन खान का केस डीरेल करने की कोशिश की, क्या उस लाइन के ऊपर संजय राउत खुद के पार्टनर को बचाने के लिए और खुद के भ्रष्टाचार जो उजागर हो रहे हैं उसको बचाने के लिए ये नया गिमिक करने के लिए आए हैं क्या? उन्होंने जीतू नवलानी को फ्रंटमैन बताया, लेकिन कैसे नवलानी का पैसा ईडी अधिकारियों के पास जाता है, इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दी। अगर आपके पास जानकारी है, आप 3rd टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपको अभी तक ये जानकारी क्यों आपने छुपा के रखी? ये बहुत ही संगीन आरोप और संगीन मैटर है, देश की सेंट्रल एजेंसीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी जानकारी आप क्यों छुपा रहे हैं? क्यों नहीं अभी तक आपने इसकी जांच की बात मोदी जी के लेटर में पूरी बात आपने रखी? मेरा ऐसा मानना है, या तो ये सलीम जावेद की एक कहानी है, नहीं तो ये एक नया तरीके का महाराष्ट्र में वसूली रैकेट है जिसकी शुरुआत संजय राउत जी करने जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस लेटर के आधार पे आप सीबीआई की जांच के आदेश दीजिए, आपके पास पावर है। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच के आदेश दे, जीतू नवलानी को एक्यूज बनाया जाए, जितने इसमें व्यापारियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने रिश्वत दी 160 करोड़ रुपया, उन सबको इसमें आरोपी बनाया जाए, और साथ ही साथ अननोन ऑफिसर्स, क्योंकि ऑफिसर्स के नाम नहीं है, अननोन ऑफिसर्स को भी इसमें आरोपी बनाया जाए। अगर ऐसा 15 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार नहीं करती है, तो हम हाईकोर्ट में पीआई डालकर कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आदेश दे सीबीआई को, इसमें केस दर्ज हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसीज को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना, ये पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बोलते हुए मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो बोलना था मैंने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो वायरल हो रहा है, आपने ट्वीट किया है डॉक्टर लांबे का, उनका अच्छा संबंध है और वक्त फोर्स पर उनको उनके काल में ही दिया था। देखिए, डॉक्टर लांबे पिछले 15 साल से एनसीपी के कार्यकर्ता है। 2011 के बाई इलेक्शन जो हुआ 181 वार्ड माहिम विधानसभा से उन्होंने इलेक्शन लड़ा।
उस समय बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब उनकी सरकार कांग्रेस के साथ थी तो कांग्रेस के साथ उन्होंने उम्मीदवार उतारा था, बाद में जो कांग्रेस का उम्मीदवार था तलवार उसको विड्रॉ कराया गया और लांबे उसका इलेक्शन लड़े। 2012 में भी मेरी जानकारी में लांबे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़े थे, मेरे को पुख्ता उसकी बात जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक जानकारी आ रही है 2012 में भी लांबे ने चुनाव लड़ा था। जो 2019 की बात कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड जो है उसके अंदर उनको नॉमिनेट नहीं किया था, वो चुन के आए थे। अंडर 1 लाख कैटेगरी के अंदर का जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो चुन के आए थे और उनको चुन के आने के बाद वो इलेक्टेड मेंबर थे जो 13 सितंबर 2019 में वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। लेकिन उसके बाद 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद सरकार चली गई। बाद में लांबे के जो संबंध है वो सोहेल खंडवानी और नवाब मलिक के साथ उनके संबंध है, उनके पार्टनर है। माहिम दरगाह के वो ट्रस्टी हैं, एनसीपी से जुड़े हुए 15 साल से वो हैं। और जिस हिसाब से एक महिला का रेप केस के वो एक्यूज्ड बने, एक महिला का आरोप रेप का उनके ऊपर लगा, और जो कल ऑडियो उन्होंने देवेंद्र जी ने विधानसभा में रखी, उसके बाद तो ये बहुत शॉकिंग है कि ऐसे आदमी के साथ महाराष्ट्र के इतने बड़े लीडर अपने घर में फोटो क्यों खिंचाते हैं। एक्यूज तो वो थे रेप केस के भी, पूरे मीडिया ने कवर किया, एनसीबी के लीडर भी थे, उस बात की खंडनी नहीं की गई। उनके ऊपर केस चल रहा है, उनको वो हाईकोर्ट ने बेल दी हुई है, एंटीसिपेटरी बेल पे वो बाहर है, उसके बाद भी उनके साथ फोटो क्यों खिंचाई गई। एनसीपी के चीफ की फोटोग्राफ सामने आई है कि वो उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने क्यों फोटो खिंचाई। और दाऊद के साथ ये बार बार एनसीबी के लीडर्स के संबंध क्यों निकलते सामने आ रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। वो कैसे वक्फ बोर्ड पे हमने देखा पीछे भी कार्रवाई हुई थी, पीछे भी सब लोगों ने देखा था किस तरह से वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हुई थी और ईडी ने रेड की थी। और कैसे वो बोलते आ जाओ आधा आधा पैसा करेंगे, अपनी सरकार है और मिल बांट के खाएंगे। तो ये वक्फ बोर्ड में जिस हिसाब का भ्रष्टाचार चल रहा है इसको भी उजागर करने का समय आया है। मुझे लगता है आने वाले समय में सेंट्रल एजेंसीज इसमें भी दूध का दूध पानी का पानी करेगी। देवेंद्र जी के साथ जो फोटो वो कब का है? देखिए, देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 5 साल, वो एक बार माहिम दरगाह गए थे। दरगाह में वो ट्रस्टी, मैंने बताया वो दरगाह के ट्रस्टी थे, ट्रस्टी लोग जब आए को पूरी करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने पत्र में बताया कि दीज मनीज आर एक्सटॉर्टेड आउट ऑफ बिग डेवलपर्स, बड़े बड़े डेवलपर्स और कॉर्पोरेट से ये पैसा जीतू नवलानी अपनी कंपनियों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के नाम पर वसूलता था। और उन्होंने आगे पत्र में किया। पहली बात तो ये है कि माहिम दरगाह के ट्रस्टी वो थे, तो जब वो ट्रस्टी थे तो ऐसे आदमी को ट्रस्टी क्यों बनाया गया। कल जिस हिसाब से वो अपने संबंध दाऊद इब्राहिम के हसीना आपाक से और कैसे छोटा शकील शादी की गई उनकी भाभी, तो जिस हिसाब से एक आदमी खुद के अपने रिलेशन कराची में क्या है वो अपने व्याख्यान कर रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कुछ तो नेग्लिजेंस पुलिस डिपार्टमेंट का होगा कि उनको जानकारी देनी चाहिए थी जो समय उन्होंने नहीं दी। या अभी 2 साल से भी जो केस में वो बाहर है, जिनके इतने संबंध खुद ही बता रहे हैं, जागर कर रहे हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई आने वाले समय में होगी, ये हम मुंबई पुलिस से या एनआईए से या जो नवाब मलिक ईडी में अरेस्ट है उसमें इसमें क्या आगे खुलासे होते हैं, क्या संबंध निकलते हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में डॉक्टर को आगे रख के, मुसफिर को आगे रखकर, लांबे को आगे रख के नवाब मलिक ने किया है, ये भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। धन्यवाद।